गुड इवनिंग एंड वेलकम। कार्मिक प्रशासन के जो मुख्य आयाम हैं उनकी चर्चा अब आपके साथ हम शुरू कर रहे हैं। कार्मिक प्रशासन में टिप्पणी जरूर आती हैं। भर्ती पे टिप्पणी आ जाए, प्रशिक्षण पे आ जाए, वृत्ति विकास पे आ जाए, या आपके प्रमोशन पे आ जाए, टिप्पणी आ सकती है। तो भर्ती सबसे पहला आयाम है, कॉर्नर स्टोन ऑफ द पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन को कहा है नीग्रो एंड नीग्रो ने। एल.डी. वाइट से बहुत सारे विद्वानों ने इसकी व्याख्या की हुई है। तो कॉर्नर स्टोन इसलिए कहते हैं क्योंकि जिस तरह से किसी मकान को बनाने के लिए अगर हम नकली सीमेंट लगाएंगे तो ऑब्वियसली वो खतरनाक होगा और टिक नहीं सकता। किसी फ्लाईओवर को बनाने में नकली सीमेंट या नकली माल का उपयोग करा जाएगा तो फ्लाईओवर कई जिंदगियों को बर्बाद करेगा गिर करके। इसी तरह अगर हम रिक्रूटमेंट फॉल्टी है, उपयुक्त व्यवस्था अगर नहीं है भर्ती की किसी भी देश में, तो जो प्रशासन है वो दक्ष नहीं हो सकता। ये कहा जाता है कि कितना भी महंगा से महंगा प्रशिक्षण अयोग्य अभ्यर्थी को योग्य नहीं बना सकता। और अगर योग्यता आधारित चयन है, बिना भाई भतीजावाद के, बिना जातिवाद के, बिना किसी घूसखोरी के, भ्रष्टाचार के, अगर हमने बेस्ट एबिलिटीज और एबल पर्सन्स को संगठन के लिए चुना है तो उन्हें प्रशिक्षण देने की भी आवश्यकता नहीं है। इसलिए हर देश में सिविल सेवाओं के लिए चयन की प्रक्रिया को, भर्ती प्रक्रिया को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन कि भर्ती और चयन में क्या अंतर है। ठीक है, भर्ती आपकी संघ लोक सेवा आयोग या स्टेट पीसीएस करते हैं और चयन सरकार के रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्रीज करती हैं। जब सिलेक्शन हो जाता है, जो भी सिलेक्ट कैंडिडेट होते हैं उनकी लिस्ट यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग राष्ट्रपति महोदय को सबमिट करते हैं और राष्ट्रपति से फिर वो विभिन्न मंत्रालयों, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और कार्मिक मंत्रालय में भेजी जाती हैं। जो जिस कैडर के अधिकारी होते हैं उनका चयन उस संबंधित विभाग के द्वारा, के मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। भारतीय विदेश सेवा के लोगों का चयन विदेश मंत्रालय के द्वारा, आईपीएसओ को गृह मंत्रालय के द्वारा, आईएएसओ का मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल। तो भर्ती यूपीएससी भर्ती अभिकरण है और चयन संबंधित मंत्रालय करते हैं। अब भर्ती के प्रकार क्या हैं, भर्ती का अर्थ क्या है। ठीक है, भर्ती का अर्थ होता है संगठन के लिए नई योग्यता को लाना। और जो भर्ती के प्रकार हैं विश्व भर में वो दो प्रकार के हैं, प्रत्यक्ष भर्ती और अप्रत्यक्ष भर्ती। दोनों के अपने लाभ और हानियाँ हैं। प्रत्यक्ष भर्ती जिससे आप लोग गुजर रहे हो, जो आप पीटी मेंस दे रहे हो, ये प्रत्यक्ष भर्ती की प्रक्रिया से आप गुजर रहे हो। ठीक है, और अप्रत्यक्ष भर्ती का सीधा मतलब है जो प्रमोशन होते हैं। जैसे कि किसी स्टेट में अगर 10 आईएएसओ की ज़रूरत है तो 10 में से 7 आईएएस यूपीएससी से भेजे जाएंगे और 3 यूपीएस एसडीएम जो यूपी में है पीसीएस ऑफिसर है वो प्रमोट किए जाएंगे। 33% के आसपास ये होता है। तो दोनों ही मेथड यूज होते हैं। खुली भर्ती या डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के जो फायदे हैं वो ये हैं कि एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल, ये सभी को समान अवसर प्रदान करता है। न्यू ब्लड इज इंजेक्टेड इनटू द ऑर्गेनाइजेशन, कि इससे हमें यंग लड़के मिलते हैं। जो ओपन एग्ज़ाम होता है जिसमें कि क्योंकि हर 5-10 साल के बाद आपकी टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है। तो जो यंग ब्लड होता है वो टेक्नोलॉजी को, आज के लड़के जितना अच्छे से आईटी इक्विपमेंट्स को हैंडल कर लेते हैं, मोबाइल फ़ोन्स को, स्मार्टफोन्स को, लैपटॉप्स को, या उनकी टेक्नोलॉजी को जितना जल्दी समझ लेते हैं, एंट्री केसेस को जितना जल्दी समझ लेते हैं, तब 40+% नहीं समझ पाता। तो इसलिए आपका जो यंग ब्लड है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से आते हैं। जैसे आप सभी लोग अगले 2 या 3 साल में भारतीय प्रशासनिक सेवा या राज्य प्रशासनिक सेवा के अंग बन जाओगे, तो आप अपने साथ एक उत्साह, एक नई जानकारी और एक तकनीकी कॉम्पिटेंस संगठन में लेके जाओगे। ठीक है, दूसरा कि टेक्नोलॉजी इनोवेशंस कैन बी इंट्रोड्यूस। पुराने कर्मचारियों को हम नई चीज़ें नहीं समझा पाते, बड़ी दिक्कत आती है। ठीक, इसी तरह से वाइड चॉइस इज अवेलेबल। जब हम खुली करते हैं, कंपटीशन करते हैं, खुला कंपटीशन राष्ट्रीय स्तर पर करते हैं, तो देश भर के युवा हमारे बेस्ट टैलेंट जो है उसको हम अचीव कर पाते हैं, उन तक हम पहुंच पाते हैं। लेकिन इसकी कुछ कमियां भी हैं खुले प्रतिमान की। सबसे पहले कि अगर हम हर पोस्ट पर मेरिट के आधार पर लाने लगे लोगों को, तो ये कैरियर सर्विस ही नहीं बनेगी।
कैरियर सर्विस क्या है? प्रमोशन के कारण कैरियर सर्विस है कि आज एसडीएम है, फिर डीएम बनेगा, फिर कमिश्नर बनेगा, फिर जॉइंट सेक्रेटरी बनेगा, एडिशनल सेक्रेटरी बनेगा, सेक्रेटरी बनेगा। इस तरह वो प्रमोशन के द्वारा संगठन के आधारभूत पदों से उच्च पदों तक पहुँचेगा। ठीक, तो एक तो ये है कि अगर प्रमोशन नहीं होगा तो बेस्ट टैलेंट को संगठन में रोकना कठिन होगा। ठीक है, उसके मोरल का कोई इंसेंटिव नहीं होगा। दूसरा कि कई बार ये कहा जाता है कि जो नई प्रतिभा आती है उसको बहुत ट्रेनिंग देनी पड़ती है, जबकि जो पहले से ही संगठन में लोग हैं अगर उन्हीं को प्रमोट किया जाता है, जैसे एसडीएम्स को डीएम बना दिया जाता है, तो हमारी ट्रेनिंग का एक ह्यूज अमाउंट बच जाता है। और कई बार कई देशों में ये भी कहा जाता है कि जो एग्ज़ामिनेशन लिया जाता है उसमें कई बार मतलब वो फुल प्रूफ नहीं कह सकते उसको। ठीक है, निर्दोष व्यवस्था चयन की नहीं होती है। आप देखिए कि हर बार स्टेट केसेसों में केस कोर्टों में चले जाते हैं, जो बताता है कि वो वहाँ कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रहती है। तो इसलिए कहा कि चयन की जो प्रक्रिया है वो हमेशा निर्दोष नहीं होती है, उसमें कुछ ना कुछ कमियां हो सकती हैं, इसलिए पूरी तरह हम इस पर निर्भर नहीं रह सकते। तो इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि जैसे अभी भी मैंने बताया कि हर स्टेट में कैडर में कुछ लड़के फ्रेश आईएएस भेजे जाते हैं, जबकि कुछ स्टेट कैडर से प्रमोट होकर के आईएएस में आते हैं। निश्चित रूप से उन नामों को भी यूपीएससी क्लियर करता है। कई बार नहीं भी करता है यूपीएससी क्लियर, तो भी वो एसडीएम से डीएम बना दिए जाते हैं। बस अगर यूपीएससी उनके नाम क्लियर कर लेगा तो उनका टाइटल भी यूपीसीएस से बदलकर आईएएस हो जाएगा। अगर नहीं यूपीएससी ने क्लियर करा है, ठीक है, तो वो पीसीएस के नाम के साथ टैग के साथ ही अपना आगे डीएम या आगे कमिश्नर के पद पे पहुंच सकते हैं। इस तरह से हमारा ये आपका चलता है कि दीज आर द बेसिक थिंग्स विच आई हैव told you about the recruitment system. Then now after recruitment the next topic is कि भाई प्रमोशन वाला भी है इनडायरेक्ट रिक्रूटमेंट। उसमें वही है कि फ़ायदा वही है कि हमारे पास एक जो वो होता है कर्मचारी होता है कई सालों से जो अपना मेहनत कर रहा है या संगठन में लगन से काम कर रहा है, वो एक तरह से रिवॉर्डेड होता है प्रमोशन से। और दूसरा ये होता है कि उससे मॉरल बूस्टर माना जाता है इसको, प्रमोशन सिस्टम को। ठीक, बट वही है कि इसकी कमियां ये है कि भाई अगर केवल संगठन के अंदर के ही लोगों को हम प्रमोट करेंगे तो उससे करप्शन की भी संभावना बढ़ जाती है कि भाई वही आदमी एक मतलब आगे बढ़ता है तो कई बार करप्शन की भी गुंजाइश रहती है। दूसरा कि वो जो इनोवेटिवनेस है, जो नयापन है, वो संगठन में नहीं आ पाता। तो कंक्लूजन जैसे कि मैंने बताया कि इसका ठीक है इंटेलिजेंट ब्लेंड ऑफ द बोथ द सिस्टम्स, एक बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण संयोजन दोनों व्यवस्थाओं का, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का, ये किसी भी कार्मिक प्रशासन को बेहतर बना देगा। नेक्स्ट थिंग इज दैट की ट्रेनिंग, मीनिंग ऑफ एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रेनिंग। ठीक है, ट्रेनिंग इज ए कॉन्शियस एफर्ट्स मेड टू इम्प्रूव एन एम्प्लॉयज स्किल and to develop his attitude on values in desired direction। कई बार ये भी आता है प्रश्न कि भाई शिक्षा में शिक्षण और प्रशिक्षण में क्या अंतर होता है। प्रशिक्षण कार्य केंद्रित होता है, जबकि शिक्षण क्या होता है, समग्र होता है। शिक्षा का उद्देश्य समग्र व्यक्तित्व का विकास करना होता है, जबकि प्रशिक्षण एक निश्चित क्षेत्र में एक निश्चित गतिविधि के संदर्भ में दिया जाता है। इसलिए प्रशिक्षण एक सीमित संदर्भों में किए जाने वाली गतिविधि है, जबकि शिक्षण एक व्यापक गतिविधि है। अब ये कि प्रशिक्षण को हमारा मेन उद्देश्य होता है कि जो एम्प्लॉय हमारा है उसकी स्किल का इम्प्रूवमेंट हो, उसका एटीट्यूड चेंज हो, उसकी वैल्यूज चेंज हो एक डिज़ायर्ड डायरेक्शन में, कि जिस दिशा में हम उसको ले जाना चाहते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर एनपीएम की बात करें तो एनपीएम चाहता है कि हमारे जो आईएएस हों वो इंटरप्रेन्योरशिप या स्किल डेवलप्ड करें और इकोनॉमी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस की वैल्यूज़ को अपने अंदर इम्बाइब करें। अगर गुड गवर्नेंस की कंसेप्ट को आप देखें वर्ल्ड बैंक की जो है, तो वो क्या है, वो उसमें भी हम ट्रेनिंग देते हैं। तो उसमें जब ट्रेनिंग होती है तो उसका मेन पर्पस होता है पीपल्स पार्टिसिपेशन, पीपल ओरिएंटेड और सेंसिटिव, इन वैल्यूज़ का प्रशासकों में विकास करना। तो प्रशिक्षण आर्थिक मूल्यों, सामाजिक मूल्यों, मानवीय मूल्यों, इन सारे मूल्यों के विकास और आजकल स्किल्स का है।
स्किल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट है इसमें अच्छी इस वातावरण में काम कर सकें प्रशासक, इसके लिए क्या होता है ये दिया जाता है। देन कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ट्रेनिंग क्या है। ऑब्जेक्टिव ट्रेनिंग के इट एनेबल्स इंडिविजुअल्स टू परफॉर्म करंट टास्क मोर एफिशिएंटली, कि जो जब हम प्रशिक्षण देते हैं तो जो काम हाथ में होता है प्रशासक का उसको बेहतर ढंग से कर पाते हैं। जो भी है कलेक्ट्रेट से संबंधित काम है तो कलेक्ट्रेट से संबंधित गतिविधियों में प्रशिक्षण दिया जाता है। सेक्रेटरेट से संबंधित काम है तो सेक्रेटरेट से संबंधित ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि जिस काम को कर रहे हैं उसको बेहतर ढंग से कर सकें। जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है उसकी इलेक्शन मैनुअल्स में ट्रेनिंग होती है, ट्रेजरी रूल्स में ट्रेनिंग होती है, जो बेसिक वर्क हैं उसके उनमें ट्रेनिंग होती है। इसी तरह से डेवलप द कैपेसिटी फॉर द फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। कई बार हम ट्रेनिंग इसलिए भी देते हैं कि जो नया पद है, अधिकतर मामलों में जब नए पद को प्रमोशन होता है नए पद पर, तो उससे पहले प्रशासकों को ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि ये भविष्य में अपनी भावी चुनौतियों को और जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से समझा सके। ठीक है, तो मूल्यों का विकास, अभिवृत्तियों के विकास के साथ साथ भावी चुनौतियों के लिए प्रशासकों को तैयार करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। हेल्प द ऑफिसर्स टू बिकम पीपल ओरिएंटेड, जैसे कि मैंने अभी बताया कि जन उन्मुख बनने में, संवेदनशील बनने के लिए भी ट्रेनिंग दिया जाता है। कीप broaden the visions and widen the outlook of the employees by explaining them the national objectives। ये प्रश्न कई बार आता है कि प्रशिक्षण प्रशासकों की दृष्टि को व्यापकता प्रदान करता है। प्रशिक्षण कोई भी प्रशासन को के दृष्टिकोण को व्यापकता प्रदान करता है। कि जो फाउंडेशन कोर्स होता है मसूरी में, उसमें हम नेशनल ऑब्जेक्टिव्स के, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स के, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्जेक्टिव्स के, इन सारे ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताते हैं। राष्ट्रीयता का एक आभास कराने के लिए वहाँ पर कई सारे कल्चरल प्रोग्राम्स किए जाते हैं। मॉर्निंग में ही मोस्टली लेक्चर्स होते हैं और इवनिंग में कल्चरल प्रोग्राम्स वहाँ पे होते हैं। कल्चरल प्रोग्राम भी वो IAS प्रोबेशनर्स और ट्रेनी लोग ही करते हैं। कि जैसे एक मॉक मैरिज सेरेमनी कर दी तो नॉर्थ इंडिया वाले गर्ल्स के घर वाले बन गए, ठीक है, और ब्राइड वाले बन गए, और साउथ इंडिया वाले ब्राइड ग्रूम वाले। मतलब कि उनमें एक नेशनल एटीट्यूड, एक नेशनल जो विज़न है वो विकसित किया जाता है। जिस कल्चरल डाइवर्सिटी को उन्हें प्रोटेक्ट करना है, जिस कल्चरल डाइवर्सिटी को उन्हें के साथ उन्हें जीना है, वो चीज़ें उनमें दी जाती हैं। अभी तक तो केवल अपने को यूपी वाला, बिहार वाला, ठीक है, मथुरा वाला, गोरखपुर वाला, ठीक है, भोपाल वाला, इस तरह से मान के चलता रहता है लड़का जब तक बनता है। लेकिन जब वो प्रशासक बन जाता है तो उसमें एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण के विकास की हम कोशिश करते हैं प्रशिक्षण के द्वारा। आधारभूत जो प्रशिक्षण है सिविल सेवाओं को, ऑल इंडिया सर्विसेज का, उसमें मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है टू इन्हांस एंड फॉस्टर द नेशनल आउटलुक ऑफ द एम्प्लॉयज एंड द ऑफिसर्स ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज। ठीक है, विद द इंक्रीज ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ द, जब इसका प्रशिक्षण का लाभ संगठन को भी मिलता है। प्रशिक्षण के द्वारा हम अगर एम्प्लॉय की क्वालिटी इंप्रूव करते हैं तो उसका आपको धीरे धीरे संगठन को भी लाभ मिलता है। जितना संगठन कर्मचारी के प्रशिक्षण पर निवेश करता है उतना ही धीरे धीरे उसका बेनिफिट उसको मिलता है। आप जानते हैं कि सिविल सेवा, अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों को स्टडी लीव भी मिलती है 2 साल तक की। वो स्टडी लीव के द्वारा भी वो अपनी योग्यता बढ़ाते हैं। डॉक्टर विमल जालान जो फॉर्मर RBI गवर्नर रहे हैं, वो IAS रहे, फिर स्टडी लीव लेकर के वो इकोनॉमिक्स में हायर डिग्रीज रहे ऑक्सफोर्ड से, और इस तरह से उनकी जब एबिलिटी बढ़ गई तो उससे फ़ायदा ये हुआ कि भाई प्रशासक को पद मिल गया कि आगे बढ़ने का। वो RBI के गवर्नर बन गए, जो एक बहुत ही इकोनॉमिक फील्ड है, तो वो इसलिए उनको मिला क्योंकि उनका नॉलेज था उस फील्ड में। और सरकार को भी एक ग्लोबल आउटलुक का पॉलिसी मेकर मिला कि एक बंदा जो ग्लोबल लेवल की चीज़ों को समझ सकता है वो और मैनेज कर सकता है, वो एक ग्लोबल पॉलिसी मेकर, एक ग्लोबल पॉलिसी एडवाइज़र टाइप का व्यक्ति सरकार को मिलता है। तो प्रशिक्षण का लाभ संगठन को भी मिलता है और इसको भी मिलता है, कर्मचारी को भी मिलता है। लेकिन UPSC में क्वेश्चन आया है कि कोई भी प्रशिक्षण कार्यक्रम सफल प्रशासक पैदा नहीं कर सकता।
आप पढ़िएगा प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को, तो इसमें क्वेश्चन ये है कि कोई भी प्रशिक्षण कार्यक्रम सफल प्रशासक नहीं कर सकता। हाँ ठीक है, तो दूसरा प्रश्न भी मैं बोलूँगा कि भारत में प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रशासकों की अभिवृत्ति और मूल्यों के परिवर्तन में विफल रहे, ऐसा भी प्रश्न आता है। तो इनको कॉमन ही है आंसर इसका कारण ये है कि प्रशिक्षण 3 या 4 महीने का होता है, ठीक, और प्रशिक्षण संस्थान में आने से पहले ही प्रशासक की मूल्य और अभिवृत्तियों का निर्माण हो चुका होता है, ठीक है। सोशोलॉजी में कंसेप्ट ऑफ मॉडल पर्सनैलिटी पढ़ाई जाती है, तो सोशोलॉजी में आप पढ़ेंगे तो उसको मॉडल पर्सनैलिटी और उसके बहुत सारे रूथ बेंडिक्स जैसे स्कॉलर्स इस पर लिखते हैं, रूथ बेंडिक्स। तो उसमें ये है कि पर्सनैलिटी का जो डेवलपमेंट होता है 2 चरणों में होता है। 5 से लेकर 11 साल तक प्राथमिक व्यक्तित्व बनता है, परिवार का बच्चे पे प्रभाव होता है और स्कूल के टीचरों का भी थोड़ा बहुत प्रभाव होता है। लेकिन जो वो कच्चा व्यक्तित्व होता है, प्राथमिक व्यक्तित्व, तो वो कालांतर में बदल सकता है। लेकिन 15 साल से लेकर के और 22-23 साल तक या मैक्सिमम 25 साल तक जो सेकेंडरी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है वो एकदम मजबूत हो जाता है, वो एकदम मजबूत होता है। इस दौरान जिन लोगों के संपर्क में व्यक्ति होता है, जिन अवस्थाओं से और स्थितियों से गुजरता है, यदि वो स्ट्रगल करता है इस दौरान, तो वो बहुत मजबूत बन जाता है जीवन भर के लिए। अगर गंदी आदतों में पड़ता है तो फिर वो गंदी आदतों में ही पड़ा रहता है लाइफ टाइम के लिए। बहुत चेंजेस आने में बहुत मुश्किल हो जाते हैं। जो गुड हैबिट्स या बैड हैबिट्स होती हैं, जो एटीट्यूड होता है लाइफ के प्रति, ठीक है, जो मॉरल थिंकिंग होती है वो सब इसी दौरान, ठीक है, कि मॉरल होगा वो या नहीं होगा वो इसी दौरान है, कि इसी दौरान उसमें नहीं ये गलत है, ये नहीं करना है, और ये एटीट्यूड भी विकसित हो सकता है, अरे कुछ नहीं होता, ये एटीट्यूड भी विकसित हो सकता है। तो होता क्या है कि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आने से पहले ही प्रशासकों का व्यक्तित्व पूरी तरह विकसित हो चुका होता है, और ये जो 3-4 महीने का प्रशिक्षण होता है वो उनकी आंतरिक अभिवृत्तियों को नहीं बदल सकता आसानी से। हाँ, उन्हें कुछ नई चीज़ें सिखा सकता है, कुछ नई टेक्नोलॉजी, कुछ नई स्किल्स तो इम्पार्ट कर सकता है, लेकिन जो उनका इंट्रिंसिक पर्सनैलिटी है, जो उनका वैल्यू सिस्टम है, वो बहुत कम, मतलब इम्पोज्ड मैनर में तो वैल्यू सिस्टम व्यक्ति का चेंज होता नहीं है। जब वो अंदर से इस चीज़ को स्वीकार करता है कि नहीं, मैं जो सोचता हूँ गलत है, ये सही चीज़ है, वो अंदर से जब इस चीज़ को रियलाइज़ करता है, तब उसके वैल्यू सिस्टम में चेंज आता है, कुछ एटीट्यूड में चेंज आता है। तो इसलिए प्रशिक्षण कितना भी आप दे दीजिए, लेकिन चूँकि व्यक्तित्व निर्माण की प्रक्रिया बहुत पहले संपन्न हो चुकी होती है, उसके जीवन में क्या अनुभव रहे, उसने घर में किन परिस्थितियों में वो स्ट्रगल किया, कैसी परिस्थितियाँ रही, उसका पारिवारिक वातावरण कैसा रहा। अगर पारिवारिक वातावरण बहुत ओपननेस का है कि पापा और बेटा बैठ के ड्रिंक करते हैं और खाओ पियो मौज करते हैं, तो उसी हिसाब का उसका वैल्यू बन जाएगा, वो लाइफ में उसी चीज़ को आगे करेगा कि अरे सब ठीक है, खाओ पियो मौज करो। लेकिन अगर उसके घर में थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड इन्वायरमेंट है और तो उसमें एक दूसरी तरह का व्यक्तित्व, एक दूसरी तरह का वैल्यू सिस्टम, एक दूसरी तरह का वर्ल्ड व्यू आएगा, और उसको हम ट्रेनिंग से चेंज नहीं कर सकते। बस ट्रेनिंग इतना है कि लगातार देते रहेंगे तो कुछ न कुछ नई चीज़ें और कुछ न कुछ नई मतलब आइडियाज़ उसमें इम्बाइब कर सकते हैं, हम इतना कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ट्रेनिंग की कमियाँ हैं। दूसरा कि जब ट्रेनिंग आप लिखेंगे तो ट्रेनिंग में ये भी है कि भाई ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो आपके स्ट्रक्चर्ड किए जाते हैं वो मतलब एक तकनीकी दृष्टि से स्ट्रक्चर्ड किए जाते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा ये चीज़ें नहीं होती। फिर जो ट्रेनिंग देने वाले होते हैं कई बार वो भी उतना इंटरेस्ट नहीं लेते उन चीज़ों को कि हमें देना है। केवल एक तो व्यक्तित्व वाला एस्पेक्ट है, वो तो इनपुट साइड है, लेकिन अदर एस्पेक्ट्स भी हैं कि ट्रेनिंग प्रोग्राम में कितना रोचक है कि उसमें रुचि ले प्रशासक कि जो भावी प्रशासक है, जो चुना गया है लड़का, उसमें रुचि कितना है। पढ़ाने वाले जो ट्रेनर्स हैं वो कितना मतलब बेटर वे में समझा पा रहे हैं कि वो उसमें रुचि लें। अगर वो ट्रेनिंग प्रोग्राम है 3-4 महीने का अच्छा है, लेकिन वो समझाने वाले ट्रेनर अच्छे नहीं हैं,
या पाठ्यक्रम रुचिकार नहीं है तो भी प्रशिक्षण ज़्यादा सफल नहीं हो पाता। तो इन सारे एस्पेक्ट्स को अगर देखा जाए, दिया जाए, इसीलिए पीसी होता समिति वगैरह ने सबने ट्रेनिंग जो हायर सिविल सर्विसेज की एज है उसको 21 से 24 करना था, ताकि हम प्रशिक्षण को अधिक प्रभावी बना सकें। तो इस पर ये सारी बातें हैं, बाकी नोट्स आप पढ़िए इसमें डिटेल में। अब यह है कि प्रमोशन, तो प्रमोशन का हाँ मैं बता दूँ, ट्रेनिंग्स के प्रकार भी आते हैं। वैसे पीटी में आता था ज़्यादा, प्रीलिम्स में ज़्यादा, मेंस में आता है फॉर्मल ट्रेनिंग और इनफॉर्मल। इनफॉर्मल ट्रेनिंग आप जो काम करके सीखते हैं वो इनफॉर्मल ट्रेनिंग है। फॉर्मल ट्रेनिंग 4 तरह की होती है। प्री एंट्री ट्रेनिंग, ये हमारे यहाँ पे नहीं चलती, फ्रांस वगैरह में चलती है। ओरिएंटेशन ट्रेनिंग जो होता है, इंट्रोड्यूस एंड एम्प्लॉयज टू द बेसिक कंसेप्ट ऑफ वंस जॉब, न्यू वर्क एनवायरनमेंट, ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स गोल्स। ठीक, ओरिएंटेशन ट्रेनिंग होती है जब आप नए संगठन में जाते हैं, और जो फाउंडेशन कोर्स IELTS का उसको आप ओरिएंटेशन ट्रेनिंग भी कह सकते हो। इन सर्विस ट्रेनिंग दी जाती है रिफ्रेशमेंट कोर्सेज के माध्यम से। इट हेल्प द एम्प्लॉयज टू मेक द बेस्ट एफर्ट्स एंड इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। इन सर्विस ट्रेनिंग बीच बीच में होती रहती है। ठीक है, 4 साल के बाद इन सर्विस ट्रेनिंग भेजे जाते रहते हैं प्रशासक रोटेशनल मैनर में कि आप अपडेट होइए। और पोस्ट एंट्री ट्रेनिंग भी होती है। पोस्ट एंट्री ट्रेनिंग में रिफ्रेशमेंट कोर्स किए जाते हैं 15 दिन के, 20 दिन के। जैसे कोई नया आया है, अब जैसे GST नया सिस्टम GST का आया है, तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था, तो इसके साथ काम करने के लिए रिफ्रेशमेंट कोर्सेज दिए गए। जगह जगह से CA बुला करके बेटर वे को एक्सप्लेन किया गया कि भाई GST के सिस्टम को कैसे हैंडल करना है। तो जब कोई नई चीज़ हम लाते हैं, और अब जो डिजिटल पेमेंट है, डिजिटल पेमेंट गेटवेज हैं, इस पे काम करने में थोड़ा कर्मचारियों को दिक्कत आती, तो रिफ्रेशमेंट कोर्सेज के द्वारा उनको ये नई चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो भारत में जो सबसे ज़्यादा है वो है। अब ये है कि सुझाव के लिए ये है भारत में, क्योंकि जो कर्मचारी है, अधिकारी हैं, पहली बात तो ये है कि भारत में प्रशिक्षण केवल उच्च सिविल सेवाओं तक सीमित है। IAS PCS या थोड़ा बहुत और, ठीक है, 2% या 3% कर्मचारियों को ट्रेनिंग दिया जाता है। 97 to 96% हमारा जो वर्क फोर्स है, गवर्नमेंट वर्क फोर्स, उसकी कोई ट्रेनिंग विशेष रूप से होती नहीं है, कोई एक तरह से औपचारिक ढंग से। इसीलिए केवल उच्च स्तर के प्रशासकों के प्रशिक्षण से काम नहीं चलता। प्रशिक्षण पे सरकार को निवेश करना चाहिए। हर परियोजना का कुछ % ट्रेनिंग के लिए होना चाहिए, तभी वो परियोजना सफलतापूर्वक लागू हो सकती है। तो ये आपका सुझाव होना चाहिए। और रिफ्रेशमेंट कोर्सेज तो हर लेवल के कर्मचारियों के लिए रखे जाने चाहिए, जो नई चीज़ें हैं वो समझाने के लिए। नेक्स्ट चीज़ है कि भाई प्रमोशन क्या है। तो प्रमोशन इम्प्लाइज चेंज इन द पोजीशन, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, टाइटल एंड पे। पोजीशन चेंज हो जाएगी, टाइटल चेंज हो जाएगा, और आपका ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज हो जाएंगी प्रमोशन के द्वारा। कर्तव्य बदल जाएंगे, आपका पदनाम बदल जाएगा। अगर आपका प्रमोशन होता है आपका DM से आयुक्त तो बन जाते हैं, तो आप पहले आपको DM कहा जाता है, अब आयुक्त कहा जाएगा। आपके दायित्व तो बदल जाएंगे, आपका जो काम है वो बदल जाएगा। तो ये प्रमोशन से होता है। प्रमोशन के भी आपके कुछ सिद्धांत हैं जिनको फॉलो किया जाता है। जैसे सीनियरिटी प्रिंसिपल है, मेरिट प्रिंसिपल है, सीनियरिटी का मेरिट प्रिंसिपल है। सीनियरिटी प्रिंसिपल भारत में मोस्टली चलता रहा है कि जो सबसे सीनियर IAS होगा उसका आगे प्रमोशन होगा कैबिनेट सेक्रेटरी के रूप में, और आपके होम सेक्रेटरी के रूप में, रेवेन्यू सेक्रेटरी के रूप में। और अब यह है कि मेरिट का सीनियरिटी प्रिंसिपल पे ज़्यादा बल दिया जा रहा है। कई बार सीनियर तो होता है, लेकिन मेरिट, ठीक है, मेरिट फिजिकल मेरिट भी देखी जाती है कि वो स्वास्थ्य नहीं है। सबसे ज़्यादा सीनियर तो है कि 59 ईयर ओल्ड है, लेकिन उसकी 2 बाईपास सर्जरी हो चुकी हैं, वर्कलोड ज़्यादा नहीं सह सकता, फिजिकली उतना फिट नहीं है, या शॉर्ट मेमोरी की प्रॉब्लम से गुजर रहा है। तो अब हमने इम्पैनलिंग सिस्टम जो करा है, उसमें 2-3 बैचों के जो सीनियर मोस्ट IAS होते हैं, एक तरह से पूल बना के उनमें जो बेस्ट होता है उनका टेस्ट लेकर के अपॉइंट करते हैं। तो ये सीनियरिटी का मेरिट सिस्टम भारत में चल रहा है इस समय। अब ये कि साउंड प्रमोशन सिस्टम के क्या क्या तत्व हैं। साउंड प्रमोशन सिस्टम शुड हैव
स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन ऑफ द ड्यूटीज एंड क्वालिफिकेशन ऑफ द पोजिशंस इनटू डिस्टिंक्ट क्लासेस एंड ग्रेड, ये अमेरिका में चलता है, क्लासेस एंड ग्रेड, अडॉप्टेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ रिक्रूटमेंट। ठीक है कि एक साउंड प्रमोशन सिस्टम के लिए ज़रूरी है कि जो कार्य हैं उनका सही से एक तरह से स्पेसिफिकेशन हो, योग्यता का भी और कार्यों का, कि भाई ये कार्य इन कार्यों को करने के लिए जो योग्यता चाहिए और उसके अनुसार फिर आगे प्रमोशन होना चाहिए और रिक्रूटमेंट होना चाहिए या नया रिक्रूटमेंट होना चाहिए। तो ये आपका रिक्रूटमेंट है। पे स्ट्रक्चर के बारे में भी बहुत कम संभावना है पूछे जाने की, फिर भी पे का मतलब होता है आपका रिम्यूनरेशन और या फिर आपका कंपनसेशन पैकेज। तो हर देश में पे स्ट्रक्चर है, इसमें आपको अदर बेनिफिट्स भी मिलते हैं। ठीक है, और आपका ये सर्विस कंडीशंस ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट्स इंक्लूड पे अलाउंसेस, पीरियोडिकल इंक्रीमेंट्स जिसको आप ठीक है डीए शायद कहते हैं, और लीव्स, टेन्योर ऑफ सर्विस, ट्रांसफर, डिसिप्लिनरी एक्शन, रिटायरमेंट बेनिफिट, ये सारा पे स्ट्रक्चर के अंदर ही आता है। ठीक है, देन आपका पे ऑल्सो नोन एज सैलरी और रिम्यूनरेशन। इसके जो सिद्धांत हैं वो हैं इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, समान कार्य के लिए समान वेतन, पैरिटी विद द आउटसाइड एम्प्लॉयमेंट, अन्य संगठनों में कितना मिल रहा है इस पर भी समानता होनी चाहिए, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री क्या है, नेचर ऑफ द जॉब क्या है, ये सारे सिद्धांत हैं। ठीक, जैसे कि भाई हम जितना अमेरिका यूरोप के अधिकारियों को वेतन मिलता है उतना भारत में नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वो डेवलप्ड कंट्रीज़ में हम डेवलपिंग हैं। बट यह है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क का सिद्धांत लागू होना चाहिए। इस पर जरा विवाद रहता है भारत में कि जो स्टेट पीसेस वाले हैं वो इस चीज़ को लेकर के कई बार वो हल्ला करते हैं कि हमारे कार्य आईएएसओं के बराबर ही होते हैं, और स्टेट पीसेस का एग्ज़ाम भी कोई सरल नहीं होता है, लगभग यूपीएससी पैटर्न का होता है। इसलिए जो आईएएस और स्टेट पीसेस के सेवा शर्तों वगैरह में जो अंतर है वो अंतर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के सिद्धांत के विरुद्ध जाता है। तो इसको लेकर के थोड़ा सा है, बट एज सच बहुत सारी जो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी वो लगभग धीरे धीरे दूर हो रही हैं, और दोनों के पे और पे स्ट्रक्चर वगैरह को लगभग इक्वलाइज किया जा रहा है। दूसरा ये है कि पैरिटी देखी जाती है, नेचर ऑफ वर्क भी देखा जाता है इसमें, और देश की आर्थिक स्थिति भी देखी जाती है, और पैरिटी विद द आउटसाइड एम्प्लॉयमेंट, इस पे मैं एक बार फिर बोलना चाहता हूँ। पीसी होता समिति ने ये बात कही थी कि जो प्राइवेट सेक्टर के मैनेजर्स हैं वो आईएएसओं से स्टार्टिंग पे जो आईएएसओ का है वो बहुत कम है उस हिसाब से, जिस हिसाब से कि बाहर जाने वाले एमबीए वगैरह जो कैट को निकाले हुए लड़के रहते हैं वो उनको जितनी सैलरी मिलती है, इनिशियल पैकेज मिलते हैं, उस हिसाब से भारत में ऑल इंडिया सर्विसेज के मेंबर को बहुत कम मिलता है। तो उन्होंने ये स्टार्टिंग कहा था कि कम से कम बेसिक पे, विशेष कैबिनेट सेक्रेटरी वगैरह का 1 लाख उन्होंने बेसिक पे करने की अनुशंसा की थी। और स्टार्टिंग में जो आईएएस होते हैं पहले 2 साल तक जो अंडर ट्रेनिंग होते हैं इनको भी अच्छा मतलब ये मिलना चाहिए कि जो आपके प्राइवेट सेक्टर के मैनेजरों को जितना तो नहीं दे सकते, क्योंकि वो तो कॉर्पोरेट सेक्टर है और प्रॉफिट ओरिएंटेड है, बट इतना भी कम नहीं होना चाहिए कि वो मतलब अपूर्ण सा लगे। तो वो चीज़ें हैं, हम उतना तो नहीं बढ़ा सकते सैलरी जितनी प्राइवेट सेक्टर की है, फिर भी इतनी होनी चाहिए कि कॉस्ट ऑफ लिविंग के हिसाब से जो खर्चे हैं वो अधिकारी के जो हैसियत, उसकी एक अधिकारी की हैसियत होती है, उसको अपने हैसियत के हिसाब से अपना जीवन जी सके, अपने स्तर के हिसाब से जीवन जी सके, जो उसका अधिकारी का स्तर है उस स्तर से अपना जीवन जी सके, इतना उसको सैलरी मिलनी चाहिए। तो दीज आर द बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ द पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन। अगली जो लेक्चर है, अगला जो वीडियो होगा उसमें इससे आगे के टॉपिक्स को